हेलो क्लास 11th। चलिए आज हम आगे चंगेज़ खां की स्टोरी को बढ़ाते हैं और उसके दौरान, उसके शासनकाल के दौरान सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Among the Mongols, many other nomadic societies as well, all able-bodied adult males of the tribe bore arms. मंगोल लोगों में साथ ही दूसरे दोमंतु या खाना बदोशों में जितने सक्षम पुरुष जनजाति में थे, सब हथियार रखते थे। They constituted the armed forces when the occasion demanded. और जो ज़रूरत के समय जब एक सेना बनती थी तो ज़रूरत के समय उन्हें हथियार दिया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए। The unification of different Mongol tribes and subsequent campaign against diverse people introduced new member into Genghis Khan's army, complicating the composition of this relatively small, undifferentiated body into an incredibly heterogeneous mass of people. और जब सभी मंगोल जनजातियों का एकीकरण हो गया, इकट्ठा हो गए वो लोग, और जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर आक्रमण किया तो चंगेज़ खान की आर्मी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कैसे? क्योंकि इसमें ये तो खुद एक छोटा सा ग्रुप थे, लेकिन क्या था, जब मंगोल सेना ने दूसरे जगहों को जीता तो अब क्या है, वो एक ऐसी सेना बन गई जो जहाँ विभिन्नताएं ज़्यादा थी और यहाँ पर विभिन्न लोगों का एक विशाल ग्रुप बन गया था। यानी मंगोल खां का जो पूरी सेना थी वो एक बहुत डाइवर्सिटी वाली सेना बन गई थी। It included groups like Turkic Uyghurs who had accepted his authority willingly. It also included defeated people like the Karaites who were accommodated in the Confederacy despite their earlier hostility. और इसमें इस सेना में विभिन्नताएं तो बहुत थी ही, विभिन्न एक विशाल ग्रुप बना हुआ था विभिन्न लोगों का। इसमें तुर्किक उइगर थे जिन्होंने स्वेच्छा से इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था, और साथ ही मंगोल सेना में हारी हुई सेना के सैनिक भी शामिल थे। जैसे केरेट्स जो थे वो मंगोल सत्ता के अधीन आ गए थे, हालांकि शुरुआत में उन्होंने मंगोल के विरुद्ध शत्रुता दिखाई थी। उर्गिक लोगों ने, है ना, वो शुरू में तो बड़े शत्रु बन रहे थे, लेकिन बाद में हारने के बाद उन्हें उसकी सत्ता मंगोलों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। Genghis Khan worked to systematically erase the old tribal identities of the different group who joined his confederacy. His army was organized according to the old steppe system of decimal unit in division of tens, hundreds, thousand, and notionally or 10,000 soldiers. In the old system, the clan and the tribe would have coexisted within the decimal unit. Genghis Khan stopped this practice. He divided the old tribal grouping and distributed their members into new military unit. Any individual who tried to move from his or her allotted group without permission received harsh punishment. The largest unit of soldiers, approximately 10,000 soldiers, Tuman, now included fragmented group of people from a variety of different tribes and clans. This altered the old steppe social order, integrating different lineages and clans and providing them with a new identity derived from the progenitor Genghis Khan. चंगेज़ खान ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पुरानी जनजातीय पहचान को जो अलग अलग ग्रुप्स की थी उसे ख़त्म कर दिया और अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया। उसकी सेना पुराने स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट के हिसाब से टेंस, हंड्रेड और
10,000 सैनिकों में बटी थी, जो कुल और जनजाति के लोग होते थे उन्हें एक साथ डेसिमल यूनिट में रखा जाता था। लेकिन चंगेज़ खान ने इस चलन को बंद कर दिया। उसने पुरानी जनजातीय संगठन को बांट दिया और मेंबर्स को नई मिलिट्री यूनिट में शामिल किया गया। कोई भी व्यक्ति अपने अलॉटेड ग्रुप से बिना इजाज़त हटने की कोशिश करता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। सबसे बड़ा ग्रुप 10,000 या 10,000 सैनिकों का होता था, जिसमें अलग अलग ट्राइब और क्लैंस के लोग हुआ करते थे। इस नए तरीके में अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था। साथ ही पूर्वज चंगेज़ खान द्वारा स्थापित नई आइडेंटिटी भी दी थी। मतलब ये ग्रुप तो बन ही गए थे, अलग अलग तरह के डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आ गए थे और सबको चंगेज़ खान ने एक सूत्र में बांध दिया था। चंगेज़ खान the new military contingent were required to serve under his four sons, especially chosen captains of his army unit called Noyan. Also important within the new realm were a band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years. Genghis Khan publicly honored some of these individuals as his blood brothers or Anda, yet other freemen of humble rank were given a special ranking as his bondsman या नौकर, a title that marked their close relationship with their master. This ranking did not preserve the right of the old clan chieftain. The new aristocracy derived its status from a closer relationship with the great Khan of the Mongols. अब क्या था कि नई मिलिट्री सेना उसके 4 बेटों के कमान में और ख़ास तौर पर चुने हुए कैप्टन्स के नीचे काम करती थी सेना जो थी वो। एंड उसकी आर्मी यूनिट उसकी जो आर्मी यूनिट थी उसको नोयन कहा जाता था। नए क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंड ऑफ अनुयायियों का हुआ करता था जो कई सालों तक चंगेज़ खान की वफादारी और सेवा जिन्होंने कई सालों तक चंगेज़ खान के प्रति वफादारी और सेवा भाव दिखाया था। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनको ये सब करना पड़ता था चंगेज़ खान के लिए। फिर चंगेज़ खान सबसे वफादार को सबके सामने सम्मानित करता था। उसे खून के रिश्ते का भाई भी या एंडा या ब्लड ब्रदर भी कहा जाता था। बाकी लोगों को भी स्पेशल रैंक दी जाती थी, जैसे उन्हें अपना बॉन्ड्समैन या नौकर कहा जाता था। लेकिन इन पदों या रैंकिंग में से ओल्ड क्लैन चिफ्टन्स को कोई खास अधिकार नहीं मिलता था। कई कुलीन वर्ग को सम्मान तब भी उनके कई कुलीन वर्गों को भी सम्मान दिया जाता था। चंगेज़ खां उसके करीबी रिश्तेदारी होने पर ही ये सब सम्मान उनको मिला करता था। जैसे क्या है, द न्यू एरिस्टोक्रेसी डेराइव्ड इट्स स्टेटस फ्रॉम द क्लोज रिलेशनशिप ग्रेट खान ऑफ द मंगोल। कुछ नई जो एरिस्टोक्रेसी आई थी उसको सम्मान मिलता था क्योंकि वो ग्रेट खान के क्लोज रिलेशनशिप में थे। In this new hierarchy, Genghis Khan assigned the responsibility of governing the newly conquered people to his 4 sons. इस नई सीक्वेंस में क्या क्या था या पद अनुक्रम में के अनुसार चंगेज़ खान ने अपने नए जीते हुए इलाकों को अपने 4 बेटों में विभाजित कर दिया था। These comprise 4 ulus, a term that did not originally mean fixed territory. और क्या था, उसमें 4 उलूज होते थे, लेकिन इस टर्म का अर्थ फिक्स्ड टेरिटरी बिल्कुल नहीं था।
है ना, फिक्स टेरिटरी नहीं था इसका मतलब, उलूज का मतलब। चंगेज़ खान लाइफ टाइम वॉज स्टिल द एज ऑफ रैपिड कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपैंडिंग डोमेन वेयर द फ्रंटियर्स वर स्टिल एक्सट्रीमली फ्लूइड। और उस समय क्या था कि चंगेज़ खां के जीवन काल में जल्दी जल्दी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और अपने साम्राज्य का विस्तार चंगेज़ खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था, इसलिए उसके साम्राज्य का बॉर्डर बिल्कुल क्लियर नहीं था, है ना। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक चंगेज़ खान का साम्राज्य है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द एल्डेस्ट सन जो कि रिसीव द रशियन स्टेपीज बट द farthest extent of this his territory Ulus was under undeterminate. It extended as far west as his horses could roam. आप देखिए क्या होता था कि चंगेज़ खान का जो सबसे बड़ा बेटा था जोची, उसका क्या था, वो रशियन या जोकी, आप जो कहे जोकी, रशियन स्टेपीज़ दिया गया था उसको चंगेज़ खान द्वारा। तो उसने क्या किया था, लेकिन उलूस के अनुसार कोई फिक्स टेरिटरी तो थी नहीं, तो इस वजह से क्या था, उसके साम्राज्य में जहाँ तक उसके घोड़े दौड़ सकते थे, घूम सकते थे, वो सारा इलाका जो था वो कहता था कि ये मेरा है। द सेकेंड सन Chagatai was given the Trans-Oxanian steppe and land north of the Pamir mountain adjacent to those of his brother. दूसरा बेटा जो था चागाताई को ट्रांस ऑक्सियनियन स्टेपीज दी गई थी और पामीर की पहाड़ियों की उत्तर की तरफ की ज़मीन उसे मिली थी जो उसके भाई की ज़मीन के पास ही थी। यह ज़मीन स्थानांतरित हो गई थी क्योंकि जो कि पश्चिम की तरफ मार्च कर रहा था। अब ये क्या था, ये ज़मीन जो थी पामीर माउंटेन और ये सब जो ट्रांस ऑक्सिनियन स्टेपीज़ का इलाका जो मिला था वो उसके भाई के बिल्कुल बगल में था और इसलिए क्या था, प्रिज्यूमली दीज लैंड वुड शिफ्ट टू एज जोची मार्च टू वेस्टवर्ड। ये ज़मीन जो है खिसकी क्योंकि जोची जो है वो वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ जाने लगा था। Genghis Khan had indicated that his third son Ogodi would succeed him as a great Khan and on the accession of the prince establish his capital at Karakoram। और उसका तीसरा बेटा ओगदेई जो था वो महान खान जो चंगेज़ खान उसका उत्तराधिकारी बना था और उसने अपना कैपिटल काराकोरम बनाया था। द यंगेस्ट सन तुलुई रिसीव द एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मंगोलिया और सबसे छोटे बेटे तुलुई को मंगोलिया जो कि उनकी पैतृक ज़मीन थी वो उसको दी गई थी। चंगेज़ खान एनविसेस्ड दैट हिज सन वुड रूल द एम्पायर कलेक्टिवली। चंगेज़ खान ने सपना क्या देखा था कि उसके सब बेटे एक साथ मिलकर साम्राज्य को चलाएंगे। एंड टू अंडरलाइन दिस पॉइंट मिलिट्री कंटिजेंट या तामा ऑफ द इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच उलूज। और यही कारण था कि जो मिलिट्री थी उसको बिल्कुल बॉर्डर के पास रखा जाता था और हमने पहले ही पढ़ लिया था कि किसी की फिक्स टेरिटरी तो थी नहीं, तो इसलिए सेना जब होती थी वहाँ पर तो वो किसी की भी साफ साफ पता नहीं चलती थी किसकी सेना है ना। द सेंस ऑफ डोमिनियन शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वाज अंडरलाइन एज असेंबली ऑफ चिफ्टन। और इस तरह से क्या था, पूरा इलाका लगता था जैसे कि कई चिफ्टन्स की असेंबली है या क्वारिल ताइज इसको कहा जाता था। वेयर ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू द फैमिली और द स्टेट फॉर forthcoming season campaigns, distribution of plunder, pasture land and succession were closely taken। और साथ ही क्या किया जाता था कि हर राजकुमार को उलूज में रखा जाता था। परिवार के सदस्य प्रमुख थे। जब चिफ्टन की असेंबली होती थी उसमें उसको क्वारिलताई कहा जाता था और यहाँ पर बैठकर परिवार राज्य के फैसले लिए जाते थे, जैसे हमला या लूटपाट कहाँ करना है, चारागाह कहाँ रहना है, उत्तराधिकारी आदि का फैसला सब बैठकर मिलजुल करके लिया जाता था।
तो आज तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चंगेज़ खान के शासनकाल के दौरान जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। थैंक यू।